हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान की चैप्टर नंबर 13 है आपका वस्त्रों की देखभाल तथा रखरखाव। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले हमारा, जो क्लास 11th एसपी नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट्स होती है वो यहाँ पे आपको बता दी जाएगी, और जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं उनके सारे लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है क्लबवे स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें, जो clubwaystudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक हमारा है वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव। तो देखिए, कपड़े केवल परिधान तक सीमित नहीं रहते, यानी हम जो कपड़ों का इस्तेमाल केवल पहनने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वे घर और समाज के अनेक कार्यों में भी प्रयुक्त होते हैं। तो अलग अलग कामों में जो है कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घर के उपयोग के वस्त्र, जैसे पर्दे, बेडशीट, मेज पोस्ट, डस्टर, सोफा कवर आदि। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सजावटी वस्त्र भी होते हैं, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर उपयोग होने वाले वस्त्र, जैसे सजावट के कपड़े, पर्दे, मंडप सज्जा आदि। ठीक है, कोई भी विशेष प्रोग्राम होता है तो उसमें आप देखते हैं सजावट के लिए भी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी वस्त्रों की सही देखभाल और रखरखाव आवश्यक है, ताकि उनकी सुंदरता, उपयोगिता और आयु लंबे समय तक बनी रहे। तो इन कपड़ों को भाई संभाल कर रखना जरूरी होता है, ताकि ये देखने में सुंदर रहें, उपयोगी रहें और लंबे समय तक जो है ये टिके रहें। तो इसलिए इनकी देखभाल जो है वो जरूरी हो जाती है। वस्त्रों की देखभाल का महत्व क्या है? तो देखिए, वस्त्रों को क्षति से बचाना होता है, यानी कपड़ों को गंदगी, दाग, कीड़े और धूप से सुरक्षित रखना चाहिए। सही तरीके से धोना, सुखाना और प्रेस करना कपड़े की क्या करता है भाई, आयु बढ़ाता है। यानी आप कपड़े को अच्छे से ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना, सही टाइम पे उसको धोएंगे, सुखाएंगे, ठीक है, और प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होता है, कपड़े की जो है वो जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कपड़ों को बचाना पड़ता है, ताकि भाई कपड़े जो गंदे ना हो, उनमें दाग ना लगे, कीड़े ना लगे, जो उसकी आयु को कम कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं कपड़ों को। तो उनसे भी क्या होता है, बचाना होता है। रंग और रूप को बनाए रखना, तो कपड़ों का आकर्षक उनके रंग, चमक और बनावट पर निर्भर करता है। तो भाई कपड़ा किससे आकर्षक दिखता है? अगर उसका रंग चटक है, चमक उसमें अच्छी है, बनावट अगर उसकी अच्छी है, तो कपड़ा जो होता है आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो ये सब चीजों को भी बना के रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। यदि सही देखभाल की जाए तो कपड़े का रंग लंबे समय तक नया जैसा बना रहता है। आप अच्छे से अगर कपड़े की देखभाल कर रहे हैं तो कपड़ा लंबे समय तक नया दिखाई देता है। वस्त्रों की देखभाल, तो सबसे पहले मरम्मत। किसी भी वस्त्र के प्रयोग के दौरान उसमें आने वाली आकस्मिक क्षति, जैसे कटना हो गया, फटना हो गया, सिलाई खुलना, को सुधारना और मरम्मत कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी कमी आ रही है कपड़े के अंदर, चाहे उसके अंदर भाई वो फट गया हो, या उसमें थोड़ी सिलाई खुल गई हो, या कहीं से कट गया हो, तो उन सब चीजों को फिर से ठीक करना जो है वो मरम्मत कहलाता है। मुख्य कार्य क्या है? फटे या छिद्र वाले हिस्से की तुरपाई करना, कि भाई अगर कोई कपड़ा कहीं से फट गया है तो उसको तुरपाई करके उसको क्या नाम है, सही करना। नहीं तो क्या होगा, वो फटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे और ज्यादा फैलता जाएगा, तो कपड़ा खराब हो सकता है। बटन, डोरी, रिबन, लेस या पैच को दोबारा लगाना। अगर ये सब चीजें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनको दोबारा से क्या करना, लगाना, ताकि कपड़ा सही दिखाई दे। सिलाई खुलने पर तुरंत उसको ठीक करना। अगर सिलाई खुल रही है तो तुरंत उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है। लाभ क्या होता है इसका? कपड़ों की आयु बढ़ती है और वो आकर्षक बने रहते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, कपड़े लंबे समय तक टिकेंगे और आपको देखने में भी जो है वो आकर्षक लगेंगे। धुलाई, वस्त्रों की दैनिक देखभाल में धुलाई और इस्त्री जो है वो मुख्य कार्य होता है, क्योंकि धुलाई का उद्देश्य क्या है भाई, कपड़ों से गंदगी हट जाती है, दाग हट जाते हैं, पसीना हट जाता है, गंध जो है वो हट जाती है। ठीक है, इसलिए धुलाई करना वो जो जरूरी होता है कपड़ों में। धुलाई की प्रक्रिया में शामिल चरण कौन से होते हैं? तो कपड़ों को भाई धुलाई के लिए पहले तैयार करना होता है, फिर उचित साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। अगर कपड़े में कोई दाग धब्बे हैं तो उसको हटाया जाता है। नील या स्टार्च लगाकर चमक व कड़कपन लाया जाता है कपड़ों में, ठीक है, ताकि और ज्यादा आकर्षक दिखे। इस्त्री करके अंतिम रूप दिया जाता है फिर, ठीक है, इस्त्री करने के बाद फिर उसको रख दिया जाता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो धुलाई के बाद कपड़ों में की जाती हैं। दाग धब्बे हटाना क्या होता है? तो देखिए, दाग धब्बे कपड़े पर किसी बाहरी पदार्थ के संपर्क से लगने वाले अवांछित चिन्ह होते हैं, जो सामान्य धुलाई से नहीं निकलते। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे स्टेन होते हैं, ऐसे धब्बे होते हैं जो कपड़े में लग जाते हैं, जिनको आसानी से नहीं छुड़ाया जाता, तो उनके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो पहचान क्या होती है इनकी? रंग हो गया, गंध हो गया, स्पर्श के आधार पर की जा सकती है कि भाई कपड़े में कोई चीज जो है वो लगी हुई है। तो दाग हटाने की तकनीकें क्या क्या हैं? तो देखिए, खुरचना, सूखे पदार्थों को धीरे धीरे खुरच कर हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पदार्थ लग गया है जो सूख गया है तो उसको आप खुरच कर भी हटा सकते हैं। डुबोना, दाग लगे हिस्से को घोल में कुछ समय तक भिगो देते हैं, ठीक है, तो उसका दाग जो होता है, जो कड़कपन होता है, वो नरम हो जाता है और निकल जाता है।
स्पंज विधि, दाग को स्पंज या कपड़े से हल्के हाथों से साफ करना होता है, ठीक है ना। अगर वो नहीं कोई बार कपड़े जो होते हैं वो स्पंज हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, रगड़ के थोड़ा सा स्पंज करके निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर ड्रॉपर विधि होती है। फिर द्रव अभिकारमक को सावधानी से ड्रॉप से डालना, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार जैसे स्टेन है तो उस पर ड्रॉप डाली जाती है, फिर ड्रॉप डालने के बाद फिर धीरे धीरे जो भी स्टेन होता है, धब्बा होता है, उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं से क्या करते हैं, दाग को हटाया जा सकता है। विरंजक अभिकारक क्या होते हैं, अभिकर्मक क्या होते हैं, तो जो विरंजक वे रसायन है जो वस्त्रों को पीलापन कम कर सफेदी लाते हैं, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कपड़े का जो कलर होता है वो डल हो जाता है, तो हम जब उसमें ब्लीच लगाते हैं तो वो कपड़ा दोबारा से आपको चमकदार दिखाई देता है। प्रकार, ऑक्सीकरी विरंजक होता है एक, ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या अपचयनकारी विरंजक होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अलग अलग जो प्रकार के जो ब्लीच होते हैं जिससे क्या होता है, कपड़ों को जो है और ज्यादा चमकदार बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरिक विरंजक होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड से मिलकर बनता है, और अपचयनकारी विरंजक होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कपड़े को जो चमक लाने का काम करते हैं कपड़े के अंदर। गंदगी हटाना, कपड़ों में गंदगी ताने बाने के बीच फंसी रहती है, या तो ऊपरी धूल के ऊपर में, या पसीने और चिकनाई के कारण जमी परत। तो कई बार जो भी आपका कपड़ा होता है उस कपड़े के अंदर आप देखेंगे ना, जो जगह होती है उस जगह के अंदर कई बार जो होते हैं गंदगी जो है वो चिपक जाती है, वो निकलती नहीं है, तो उसको थोड़ी मेहनत करके निकालना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, मुख्य अभिकर्मक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो बीच में फंसी हुई गंदगी है उसको बाहर निकाला जा सके, जैसे ग्रीस घोलक, ग्रीस अवशेषक, पैसिकरण, अम्लीय क्षारीय अभिकर्मक। तो इनके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं कि जो फंसा हुआ दाग होता है कपड़े के अंदर उसको निकाला जाता है। चिकनाई हटाने की विधियां कौन सी हैं, तो विलेग द्वारा आप चिकनाई हटा सकते हैं, जैसे पेट्रोल, टर्पेनाइट, टाइन आदि से ग्रीस घुलकर निकल जाती है, ठीक है ना। आप पेट्रोल या टर्पेटाइन को अगर आप क्या करते हैं उस ग्रीस में डालते हैं तो ग्रीस जो होती है उसमें घुलकर उसके साथ बाहर आ जाती है। अवशेषक द्वारा, जैसे मिट्टी हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया आदि ग्रीस को सोख लेते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, चिकनाई को हटा सकते हैं। पायसी कारक द्वारा, साबुन या डिटर्जेंट ग्रीस को पानी में मिलाकर हटा देते हैं, ठीक है। तो साबुन और डिटर्जेंट के द्वारा भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, ग्रीस को जो है पानी में मिलाकर हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, साबुन और डिटर्जेंट में जिस कपड़े में आपके ग्रीस वगैरह लगा है उसको भिगो देंगे, और कुछ समय बाद वो डिटर्जेंट क्या करता है, उस ग्रीस को बाहर कर देता है निकाल कर। पानी की भूमिका, तो धुलाई में पानी कपड़े के रेशों में प्रवेश करके मिट्टी और धूल के कणों को अलग करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेडेसिस कहा जाता है। यानी क्या करेंगे भाई, कपड़े को क्या करते हैं भाई, पानी के अंदर बार बार ये घोल के डालते हैं और निकालते हैं, तो इससे जो पानी के जो तत्व होते हैं, जो भी कपड़े में गंदगी या धूल होती है उसको अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सरफेक्टेंट, ऐसी अभिकारमक जो पानी के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे पानी कपड़े में आसानी से प्रवेश कर गंदगी और दाग हटा हटा सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण, साबुन और डिटर्जेंट, ठीक है ना। तो सरफेक्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, चाहे वो साबुन हो गया चाहे वो डिटर्जेंट हो गया, ये क्या करता है, जब पानी में इसको घोला जाता है तो पानी का जो कड़कपन होता है उसको नरम करता है, और जो भी आप देखेंगे कपड़े में जो भी गंदगी वगैरह होती है उसको क्या करता है, वो उस कड़कपन को कम करके और उसको धीरे धीरे क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। साबुन और डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो देखिए साबुन जो होता है स्रोत प्राकृतिक तेल और वसा से बनता है, वहीं डिटर्जेंट आप देखेंगे ये रासायनिक रूप से असंश्लित होता है, ठीक है। पर्यावरण पर प्रभाव, तो जैव अपघटनीय पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, तो ये जो साबुन होता है ये पर्यावरण से लिया जाता है, उसके जो तत्व होते हैं, संसाधन होते हैं, उससे बनाया जाता है, तो ये इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ये प्रदूषणकारी हो सकते हैं, तो इनमें भाई प्रदूषण होता है क्योंकि ये केमिकल होते हैं और फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, तो थोड़े हानिकारक होते हैं ये। जल का प्रभाव, कठोर जल में प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये देखिए थोड़ा कठोर जल में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो डिटर्जेंट होता है आपके कठोर जल में भी आसानी से काम कर लेता है। ये जो होते हैं आप देखेंगे सस्ते होते हैं, और इनका जो दाम होता है वो महंगा होता है। मशीन की धुलाई में ये उपयुक्त नहीं होते, हाथ से ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये जो होते हैं मशीन की धुलाई के लिए उपयुक्त होते हैं। त्वचा पर प्रभाव, इसका प्रभाव जो होता है वो कोमल होता है, और इसका प्रभाव देखेंगे अधिक प्रयोग से हानिकारक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई केमिकल चीज़ है, ये प्राकृतिक वाली चीज़ें हैं तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन ये जो होता है ये पूरा डिटर्जेंट जो होता है वो रासायनिक अभिकारकों से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा क्या होता है, खतरनाक होता है, और इससे बहुत सारी हानियां भी हो सकती हैं। धुलाई की विधियां क्या हैं, तो देखिए धुलाई का उद्देश्य केवल कपड़े से गंदगी हटाना नहीं, बल्कि गंदगी को कपड़े के ताने बाने से अलग और
उसे निलंबित रखना भी है ताकि वह दोबारा कपड़े पर जम ना सके। ठीक है, तो जो भी कपड़े के अंदर जो भी स्टेन वगैरह फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकाल कर ही साफ किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर से साफ करना नहीं कि भाई ऊपर से अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब साफ हो गया कपड़ा, अंदर तक जो है जहां तक वो जो स्टेन है या धब्बा है जो है उसको निकालना जो होता है वो सफाई करना कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये धुलाई के द्वारा ही किया जा सकता है। तो धुलाई की विधियां वस्त्र की प्रकृति, रंग, मोटाई और गंदगी के स्तर के अनुसार चुनी जाती है। तो भाई जब हम धुलाई करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है भाई कौन सा कपड़ा है और कौन सी टेक्निक से उसे हम साफ कर सकते हैं, कौन सी विधियों से जो है उस कपड़े को साफ किया जा सकता है। तो कपड़े की जो मोटाई है, रंगाई है और किस तरह की गंदगी है उसमें, उसके आधार पर जो है उसकी धुलाई की जाती है। तो धुलाई की विधियों का वर्गीकरण, तो घिसकर रगड़ना, इस विधि में कपड़े के गंदे भागों को हथेली या स्क्रबिंग बोर्ड पर रखकर ब्रश से रगड़ा जाता है। तो यह विधि मजबूत सूती कपड़ों के लिए उपयुक्त है। तो भाई जो मजबूत कपड़े हैं उस पर आप घिसाई और अच्छे से जान लगा के करेंगे तो आसानी से जो है उसको साफ कर सकते हैं। नाजुक कपड़े जैसे रेशम, ऊन, पाइल हो गया या पल्लेदार या कढ़ाईदार कपड़े हो गए के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं, क्योंकि रगड़ाई से इनकी चमक और बुनावट खराब हो सकती है। ठीक है, तो भाई रेशम, ऊन और पाइल और प्लेटर और कढ़ाई वाले जो कपड़े होते हैं उनको हम रगड़ कर साफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें हम रगड़ेंगे तो वो कपड़ा खराब हो जाएगा, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, उसका कलर खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको और तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं कपड़ों की धुलाई के, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। मलना और निचोड़ना, इस विधि में कपड़े को साबुन के घोल में हल्के हाथों से धीरे धीरे दबाकर और मल कर धोया जाता है। ठीक है, तो मलना और निचोड़ना क्या भाई, पानी है टब में भर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी डिटर्जेंट वगैरह डाला उसके अंदर डुबोएंगे कपड़े को, फिर बाहर निकालेंगे, डुबोएंगे फिर कपड़े को बाहर निकालेंगे। तो इससे जो गंदगी वगैरह होती है वो क्या करती है भाई, साबुन और उस सरफ के साथ क्या करती है, वो पानी में रह जाती है और कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। विशेषताएं, कपड़े के रेशे और रंग को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इससे क्या होगा भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, रगड़ा नहीं है, तो कपड़े के जो रेशे और रंग होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रेशम, ऊन, रेयान और रंगीन वस्त्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। अत्यधिक गंदे कपड़ों के लिए प्रभावी नहीं है। तो ज़्यादा अगर गंदे कपड़े हैं तो ये विधि काम में नहीं आएगी। ठीक है। चूषण पंप विधि, इस विधि में कपड़े को साबुन के घोल वाले टब में डाला जाता है और चूषण पंप के बार बार दबाया जाता है और छोड़ा जाता है। तो दबाव के परिवर्तन से उत्पन्न निर्गत वैक्यूम जो होता है वो गंदगी को ढीला कर कपड़े से जो अलग करता है। ठीक है ना, तो क्या कपड़े को घोल दिया जाता है और एक चूषण यानी पंप लिया जाता है, वैक्यूम लिया जाता है और कपड़े पे प्रेशर डाला जाता है। तो जब बार बार कपड़े पे प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर जो गंदगी वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है। उपयुक्त तौलिए जैसे मोटे कपड़े जिन्हें रगड़ या निचोड़कर नहीं धोया जा सकता, तो भाई जो मोटे कपड़े होते हैं उनको इस विधि के द्वारा जो है धुलाई की जाती है। मशीन द्वारा धुलाई, तो धुलाई में मशीन तीन प्रकार की होती है। एक हस्तचालित होती है, ठीक है ना, जिसे हाथ से ही किया जाता है। एक मशीन होती है उसमें कपड़े डालेंगे, पानी डालेंगे और हाथ से घुमा देंगे उसको मशीन को, तो उससे क्या होता है वो आसानी से साफ हो जाता है। दूसरा होता है अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, आधा काम जो होता है वो मशीन करती है, ठीक है, और आधा काम आपको खुद हाथ से करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, पूर्ण स्वचालित, ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ नहीं करना होता, कपड़े डालने होते हैं, सर्फ डालना होता है, बटन दबाना होता है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता उसमें। तो इन मशीनों में गंदगी हटाने का कार्य या तो टब घूमने से या केंद्र में लगी रॉड के घूमने से होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये पूरा मैनुअली करना पड़ता है, सारी चीजें हाथ से करनी पड़ती है। ये जो होता है भाई आधा काम हाथ से होता है और आधा मशीन खुद कर देती है, और इसमें जो होता है पूरा का पूरा काम जो है मशीन करती है कपड़े की धुलाई का। ठीक है, तो तीन तरह से जो है मशीनों में कपड़ों को धोया जाता है। तो धुलाई का समय वस्त्र की किस्म और गंदगी की मात्रा के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो जो धुलाई का समय होता है वो कितना कपड़ा गंदा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, उसके आधार पर ही जो है मशीनों में कपड़ों का जो है इस्तेमाल किया जाता है धोने के लिए, और उसी के हिसाब से उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, तो जितना भारी कपड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेता है, जितना हल्का कपड़ा होता है उतने कम समय में धोया जा सकता है। अंतिम रूप देना, तो वस्त्र को अंतिम बार खंगालने की प्रक्रिया में कुछ अन्य अभिकर्मक पानी में मिलाए जाते हैं जो वस्त्र की चमक व कड़ेपन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है भाई, जब आपने कपड़ा धो दिया, पूरा कपड़ा धोने के बाद जब साफ आपने निकाला उसके बाद आप पानी में खंगालते हैं, लेकिन आपको लगता है भाई अभी कपड़े को थोड़ा कड़क करना है, तो कुछ चीजें और उसके अंदर मिलाई जा सकती है, जैसे नील। नील का उपयोग वस्त्रों के पीलेपन को हटाने, सफेदी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये वस्त्रों को ताजा और चमकदार बनाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कपड़े डल लग रहे हैं, पीलापन लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, नील डाल के फिर उसको खंगाल सकते हैं, तो उससे क्या होता है कपड़े के अंदर चमक आती है। प्रकार और उपयोग, तो अल्ट्रा मरीन नील होता है, यह बारीक पाउडर के रूप में बाजार में मिलता है, पानी में मिलाकर पेस्ट किया जाता है और तुरंत प्रयोग में किया जाता है। यदि घोल को देर तक रखा जाए तो पाउडर नीचे बैठ जाता है, जिससे कपड़े पर नीले धब्बे पड़ सकते हैं। ठीक है, यानी आपने पाउडर वाला जो नील होता है वो किस में आता है भाई, पाउच में आता है, तो आप क्या करेंगे उस डब्बे में से जो है
नील निकालेंगे, उसके बाद पानी के अंदर घोलते हैं। पानी घोलने के बाद तुरंत कपड़ा डाला जाता है और कपड़े को घोला जाता है, तो उससे उसका कलर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक उस नील को छोड़ देंगे तो फिर उसमें धब्बे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि नील जब नीचे की साइड बैठेगा तो उस तरह का जो होगा वो मिलावट नहीं हो पाएगा पानी के अंदर, तो जिससे वो धब्बे भी छोड़ सकता है। दूसरा आता है तरल नील। यह रासायनिक रंजक के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, उपयोग में आसान और एक सार प्रभाव देता है। तो ये क्या होता है भाई, पानी की लिक्विड के रूप में होता है। आप 2 बूंद 4 बूंद क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, वो पूरा जो पानी होता है वो नीला हो जाता है और वो एक जैसा घुलता है। तो उसमें आप कपड़े डाल के और निकाल सकते हैं आसानी से। तो कपड़ा जो होता है वो सही आपको दिखेगा, चमकदार दिखेगा। नील लगाते समय कपड़ों को हल्के हाथ से निचोड़ें ताकि दाग ना पड़े, ठीक है। तो ये भी याद रखना है भाई, जब नील लगा लिया आपने तो उसको टाइट से नहीं बल्कि हल्के हाथों से जो पानी होता है उसको निचोड़ना पड़ता है। स्टार्च वस्त्रों को कड़ा, चिकना और चमकीला बनाने के लिए सामान्य प्रक्रिया स्टार्च कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टार्च क्या करता है भाई, कपड़े में चिकनाहट लेकर आता है, चमकीलापन लेकर आता है, कड़ापन लेकर आता है, ठीक है। तो स्टार्च करना भी जरूरी होता है। तो स्टार्च लगाने के लाभ क्या है, कपड़ों में कड़कपन और चमक आती है, वस्त्रों की बनावट और रंग रूप निखर जाते हैं, इससे कपड़ा गंदगी से बचा रहता है क्योंकि धूल सीधे कपड़ों पर नहीं बल्कि स्टार्च की परत पर चिपक जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, स्टार्च अगर आपको लगता है कि कोई धूल वगैरह कण नहीं निकल रहे तो आप क्या करते हैं भाई, स्टार्च लगाएंगे और स्टार्च को जब खींचेंगे तो जितने भी आपके कपड़े पे गंदगी होती है वो उसके साथ आ जाती है। तो अगली बार धुलाई जो होती है वो भी क्या हो जाएगी, सरल हो जाती है, ठीक है। कड़ापन लाने वाले अभिकर्मक कौन से हैं, तो कपड़ों को कड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मक मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया। स्टार्च जो होता है आप देखेंगे गेहूं का मैदा, चावल, एरारोट, टेपियोका। तो इससे भी क्या कर सकते हैं भाई, इस स्टार्च से क्या कर सकते हैं आप, गंदगी निकाल सकते हैं। दूसरा होता है सूती और लिनेन कपड़ों के लिए भी उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्रोत है वो सूती और जो लिनेन के कपड़े हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं, तो उन पे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी चीजें लगी हुई हैं उनको निकाल सकते हैं। बबूल का गोंद, बबूल के पौधे से प्राप्त प्राकृतिक गोंद होता है, ठीक है ना। रूप दानेदार गांठों के रूप में उपलब्ध होता है। रेशमी, महीन सूती, रेयान और मिश्रित वस्त्रों के लिए जो स्टार्च जो होता है वो अ, उपयोगी होता है, और या अभिकर्मक कह सकते हैं इसे, ये उपयोगी होता है। ये आसानी से क्या करता है भाई, कपड़े को क्या करता है, चमकदार और कड़कपन लेकर आता है इसमें, और जो भी उसमें सिलवटें वगैरह होती है वो खत्म करने का काम करता है, ठीक है। जिलेटिन स्रोत पशुओं से प्राप्त एक प्रकार का प्रोटीन है, विशेष प्रयोग में आसान परंतु अन्य घरों में बने स्टार्च की तुलना में थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। महीन और कीमती वस्त्रों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोरेक्स स्टार्च घोल में मिलाने से वस्त्रों में कड़ापन और हल्की जो है जलरोधकता आती है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसको आप मिलाएंगे तो कपड़ा जो थोड़ा क्या होता है, कड़क हो जाता है इससे, ठीक है, और ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। विशेषता क्या है, इस्त्री के समय बोरेक्स पिघलकर वस्त्र की सतह पर पतली परत बनाते हैं जिससे नमी में भी कड़कपन बना रहता है, ठीक है। तो बोरेक्स क्या करता है भाई, जब आप उसमें इस्त्री करते हैं तो वो क्या करता है, एक परत बना लेता है और परत बनाकर वो कपड़े को टाइट कर देता है, ठीक है। इसलिए कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा आपको। फिर आता है सुखाना। धुलाई, नील और स्टार्च लगाने के बाद कपड़ों को उचित तरीके से सुखाना आवश्यक है। सुखाने के नियम क्या है भाई, कपड़े को हमेशा उल्टा सुखाना चाहिए ताकि रंग फीका ना पड़े, ठीक है, तो याद रखना है। रेशमी और ऊनी वस्त्रों को सीधे धूप में नहीं सुखाना चाहिए, ये सिकुड़ सकते हैं या इनका रंग भी बदल सकता है, ठीक है। तो जो आपके रेशमी और ऊनी वस्त्र हैं इसको आप कभी भी डायरेक्ट जो है वो धूप में ना सुखाएं, ठीक है। सफेद वस्त्रों को बहुत लंबे समय तक धूप में ना रखें वरना उनमें पीलापन आ सकता है, ठीक है। अगर सफेद कपड़े को आप ज्यादा समय तक रखेंगे तो इसमें पीलापन भी आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए ज्यादा लंबे समय तक इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। फिर आता है इस्त्री करना। तो धुलाई के बाद कपड़े में सिलवटें जो तहे बन जाती हैं, इन सिलवटों को हटाने वस्त्र समतल, चमकीला और प्रस्तुत योग बनाने की प्रक्रिया को इस्त्री करना कहते हैं, ठीक है। तो जो कपड़ा होता है जब आपका धो के तैयार हो जाता है, सूख के तैयार हो जाता है, तो उसको बिल्कुल प्लेन और आकर्षक दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, इस्त्री करनी पड़ती है, ठीक है ना, प्रेस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, कपड़ा जो होता है बहुत शानदार और चमकदार दिखाई देता है। इस्त्री करने के लिए आवश्यक 3 तत्व कौन से हैं, तो सबसे पहले तापमान। वस्त्र की सिलवटों को खोलने के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। हर कपड़े के लिए तापमान अलग होता है, ठीक है। जिस जिस हिसाब का कपड़ा होता है उस हिसाब से तापमान सेट करना पड़ता है प्रेस पे, ताकि उस कपड़े को जो है बिल्कुल सीधा किया जा सके, ठीक है, सिलवटें खत्म की जा सके, ठीक है। अगर हल्का कपड़ा है तो कम ताप चाहिए होता है, मोटा कपड़ा है तो ज्यादा ताप चाहिए होता है। नमी, थोड़ी नमी कपड़े को मुलायम बनाती है जिससे सिलवटें आसानी से हट जाती हैं। कई बार जो होता है भाई, ज्यादा सिलवटें होती है तो हटती नहीं, तो थोड़ा कपड़े में थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, या तो स्टीम के द्वारा या थोड़ा पानी डाल के फिर क्या करते हैं, उस कपड़े को थोड़ा नरम करते हैं ताकि आसानी से जो है उसको प्रेस किया जा सके। दबाव, स्त्री द्वारा दिया गया दबाव वस्त्र को चिकना और समतल बनाता है, ठीक है। तो स्त्री क्या करती है भाई, जो सिलवटें पड़ी होती है, जो उस पर दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो जो सिलवटें होती हैं और तापमान के कारण क्या होती हैं वो सीधे हो जाती हैं, ठीक है।
विभिन्न वस्त्रों के लिए उचित तापमान क्या है? तो देखिए रेशम जो होता है वो बहुत कम तापमान होता है, पीछे की ओर से इस्त्री करें, ठीक है, तो बहुत कम तापमान देना पड़ता है, ठीक है, कम करके। ऊन जो होता है मध्यम तापमान और हल्की नमी के साथ इस्त्री करा जाता है। सूती जो होता है उच्च तापमान पर इस्त्री करें, कपड़ा हल्का गीला होना चाहिए, ठीक है। और जो रेयान और सिंथेटिक होता है बहुत कम तापमान इस्त्री करें ताकि कपड़ा पिघले नहीं, ठीक है, तो जल्दी तापमान में पिघल जाते हैं, तो इनके लिए बहुत कम ताप की जरूरत होती है। इस्त्री करने के लाभ क्या है भाई? कपड़े की आकृति और चमक बनी रहती है, वस्त्र साफ ताजा और आपको आकर्षक दिखते हैं, कपड़े की आयु और उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इस्त्री करना जो कपड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि कपड़े जो है लंबे समय तक टिके रहें, अच्छा दिखें, आकर्षक दिखें, ठीक है, और उपयोगी बने रहें, तो इसलिए इस्त्री करना जरूरी है कपड़े में। ड्राई क्लीनिंग क्या होती है? तो एक जल रहित तरल माध्यम में वस्त्रों की सफाई करने की प्रक्रिया को ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। इस विधि में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि वाष्पशील विलायकों से वस्त्रों की सफाई की जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई कपड़े खराब हो सकते हैं, कई बार महंगे कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है। उसमें डायरेक्ट क्या आप देखेंगे ये नहीं कि उसको पानी में डाल के धोया जाता है, बल्कि उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं, विलायक वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। ड्राई क्लीनिंग की प्रक्रिया क्या है? दाग हटाना। पहले कठिन दाग धब्बे को स्पॉट बोर्ड पर विशेष रसायनों से हटाया जाता है। अगर लगता है भाई कोई दाग धब्बा है तो उसको पहले बोर्ड पे रख के और जहां दाग है उस एरिया से दाग को रिमूव किया जाता है। विलायक में धुलाई। कपड़े को पेलोरोएथिनिया या फ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों वाले टब में डाला जाता है, ठीक है, यानी जो कपड़े को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, तो ऐसे जो केमिकल में उसको डाला जाता है। कपड़ों को सुखाना। इस्तेमाल किए गए विलायक को वाष्पित कर लिया जाता है और कपड़े सूखे रूप में निकलते हैं, ठीक है, फिर वाष्पित यानी जो भी उसमें पानी वगैरह होता है उसको क्या किया जाता है? वाष्पित रूप में हटाया जाता है, ठीक है, तो सारे पानी को साफ कर लिया जाता है। अंतिम प्रोसेसिंग। वस्त्रों को इस्त्री या स्टीम प्रेस से अंतिम रूप दिया जाता है। उसके बाद कपड़े को क्या किया जाता है भाई? इस्त्री कर दिया जाता है अच्छे से, ठीक है, स्टीम प्रेस का यूज किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, नमी के द्वारा। ड्राई क्लीनिंग में उपयुक्त प्रमुख विलायक कौन कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे प्रकला रोएथियन पीसीई सबसे सामान्य और प्रभावी विलायक होता है। पेट्रोलियम विलायक हल्के और प्राकृतिक रेशों के लिए होते हैं। फ्लोरोकार्बन विलायक जो नाजुक वस्त्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है, तीन तरह के आप देखेंगे जो ड्राई क्लीनिंग जो आप देखेंगे प्रमुख जो विलायक है उनका इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो ये तीन जो है प्रमुख ड्राई क्लीनिंग एजेंट हैं। ड्राई क्लीनिंग के लाभ क्या है? तो देखिए नाजुक वस्त्र जैसे रेशम, ऊन, साटन, वेलवेट के लिए सुरक्षित होते हैं, ठीक है, कपड़े सिकुड़ते या रंग नहीं छोड़ते, दाग धब्बे और चिकनाई प्रभावी रूप से हटाई जा सकती है, ठीक है, तो ये थोड़े महंगे कपड़े होते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड के होते हैं, तो इसलिए इनको जो है ड्राई क्लीनिंग करी जाती है ताकि इसमें जो भी दाग धब्बे हैं या जो भी सिलवटें वगैरह पड़ी हुई हैं उनको आसानी से हटाया जा सके और कपड़े को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। सावधानियां क्या देखनी है इसमें? तो ड्राई क्लीनिंग घर पर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उपयोग के लिए किए गए विलायक ज्वलनशील और विषैले होते हैं, ठीक है ना, तो भाई इनको घर पे नहीं करना चाहिए। तो इनको जो भी उन जो जिनको अच्छे से इन सब चीज़ों की समझ है, ठीक है, उनके हाथों में ज़्यादा अच्छे से करेंगे, तो जो भी भाई इनके जानकार होते हैं वो करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर अगर आप घर पे करेंगे तो ये ज्वलनशील और विषैले पदार्थ होते हैं, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूर है। कभी भी ट्राई ग्लिंग जो है वो घर पे ट्राई ना करें, जो इनके विशेषज्ञ हैं उनको दिया जाए तो वो आसानी से और अच्छे से जो है इसको जो है ठीक कर सकते हैं कपड़े को। हमेशा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या ड्राई क्लीनिंग सेंटर ही करवाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना भाई? कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है उसको देना चाहिए, या जो भी ड्राई क्लीनिंग सेंटर है वहां पर ही जो है आपको अपने कपड़े जो है वो ड्राई क्लीनिंग कराने चाहिए, ठीक है। वस्त्र उत्पादों का भंडार। तो जब एक मौसम से दूसरे मौसम बदलता है तब उपयोग में लाने वाले वस्त्रों को सुरक्षित रूप से कुछ समय के लिए संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। तो भाई जहाँ पे मौसम चेंज होते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी, कभी बरसात है, तो उसके हिसाब से कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस मौसम में कपड़े की जरूरत नहीं होती उस समय अच्छे से कपड़े को स्टोर कर कर रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि उस समय पीरियड में वो कपड़ा खराब ना हो। वस्त्रों को उचित भंडार उन्हें कीटते फफूंदी धूल और नमी से बचाकर उनकी आयु और सुंदरता बनाए रखता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है भाई? जो हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो समय याद हम रखना होता है कि भाई इसमें ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे कीट पड़ जाए या फफूंदी लग जाए या धूल लग जाए या नमी में आकर वो खराब हो जाए, तो उनको एक अच्छी जगह जो है स्टोर करके रखना जो है जरूरी होता है। भंडारण से पूर्व की सावधानियां क्या हैं? तो देखिए कपड़ों को पूरी तरह सुखाना। गीले कपड़ों में फफूंदी लग सकती है, तो बिल्कुल कपड़े जब सूख जाएं तब रखना चाहिए। कपड़ों को ब्रश करना धूल या बाल हटाने के लिए, तो ब्रश करके जो भी उसमें गंदगियां धूल या बाल लगे उनको हटाना। आवश्यक वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग कराना, तो भाई जो वस्त्र जरूरी है उनको ड्राई क्लीनिंग कराएं। दाग धब्बे और चिकनाई को हटाना। फटे हुए भागों की मरम्मत करना। टूटे बटन, लैस, तुरपाई आदि को भी क्या करना? ठीक करना। जेबों को उल्टा करके साफ करना।
पैंट व आस्तीनों को भी उल्टा करके रखना ताकि आकार ना बिगड़े। ठीक है। कपड़ों को प्रेस करना ताकि सिलवटें और नमी समाप्त हो सके। भंडारण स्थल को साफ, सूखा, कीट मुक्त और गंदगी रहित रखना। ठीक है। तो भंडारण से पूर्व इन सब चीजों को कर लेना चाहिए ताकि कपड़े जो हैं वो आप जहां भी भंडारित कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। कीट व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के क्या उपाय हैं? तो नीम की पत्तियां यानी प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? नीम की पत्तियां रख सकते हैं। माथ बॉल्स, ठीक है, नेपथिन जो बॉल होती है, कीड़ और पतंगों से रक्षा करती है कपड़ों की। न्यूज़पेपर पैकिंग, नमी सोखने और सिलवटें रोकने के लिए भाई न्यूज़पेपर की जो पैकिंग होती है, न्यूज़पेपर में पैक करके उसको रखना चाहिए। प्लास्टिक कवर, एयर टाइल बैग या नमी और धूल से सुरक्षा करती है, तो भाई एयर प्लास्टिक जो भी कवर होते हैं उसमें रखें, या जो भी एयर ऐसा ऐसा बैग हो जिसके अंदर एयर ना आ सके। ठीक है। ऐसी चीज़ों ऐसी जगहों पर रखना चाहिए जिसमें नमी और धूल मिट्टी ना पहुंचे, तो कपड़े क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। विशेष ध्यान ऊनी और रेशमी वस्त्रों को जो पतंग, सिल्वरफिश या फफूंदी से बचाने के लिए अलग से पैक करना जरूरी होता है। भाई पतंगे वगैरह जो होती हैं और बहुत सारी ऐसे कीटनाशक होते हैं जो कपड़ों को खराब कर देते हैं, तो इसलिए ऊनी और रेशमी ये देखेंगे आप ज्यादातर ये चीजें लगती हैं, तो इनको जो है विशेष ध्यान की जरूरत होती है, तो अच्छे से पैक करके इनको रखना चाहिए। भंडारण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, सुरक्षा, वस्त्रों को धूल, नमी और कीटों से बचाने के लिए भंडारण करके रखा जाता है। दीर्घायु, वस्त्रों का उपयोग जो है अवधि बढ़ जाती है, यानी अगर कपड़े को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो लंबे समय तक कपड़े आपके चलेंगे। स्वरूप बनाए रखना, कपड़े की सिलाई और बनावट सुरक्षित रखना, तो कपड़े का भाई जो स्वरूप है देखने में अच्छा लगे, इसलिए उसकी जो भी बनाई है या अगर उसमें कुछ कमी आ रही है बनावट में तो उन सब चीज़ों को देखना और ठीक करना। ठीक है। उपयोग में सुविधा, अगले मौसम में कपड़े तैयार अवस्था में मिले, कि भाई अगला अगर मौसम चेंज होता है तो आपको सारे कपड़े तैयार अवस्था में मिले। ठीक है। बाद में कोई मैनेज ना करना पड़ा कपड़े के लिए कि अलग से फिर तैयारी करनी पड़े भाई, उसको सुखाना, धोना और इस तरह से फिर, तो क्या होता है इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो अगर पहले से होंगे तो आप आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वस्त्रों के रेशों का प्रकार, तो प्रकृति जैसे सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशे, नायलॉन, पॉलिस्टर हो गया। रेशों की सफाई, सूखने और इस्त्री करने की विधि अलग अलग होती है। भाई जैसे कपड़ा होगा, अगर प्राकृतिक कपड़ा है तो उसके हिसाब से उसको हमें रख रखाव करना पड़ता है। ठीक है। अगर सिंथेटिक है, ठीक है, तो कृत्रिम रेशों से बनाया गया है तो उसके हिसाब से हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो भाई जैसा कपड़े का स्वरूप होता है उसके हिसाब से हमें कपड़े को रखना पड़ता है ध्यान से। धागे की संरचना, धागे की मोटाई, मुलायम और कसावट वस्त्र की मजबूती और उसकी धुलाई पद्धति को प्रभावित करती है। तो भाई कपड़ा कैसा है, मोटाई है, कितनी उसकी मुलायम है या कसावट है, तो उसके हिसाब, जैसा कपड़ा है उसके हिसाब से धुलाई की जानी चाहिए। वस्त्र निर्माण, कपड़े की बनावट या निटिंग के अनुसार उसकी मजबूती और धुलाई सहनशीलता बदलती है। तो भाई जैसा कपड़ा होगा, जैसे उसकी निटिंग होगी, जैसे उसकी सिलाई सिलाई होगी, जैसे उसकी बिनाई होगी, जैसे उसकी प्रकृति होगी, तो उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? कपड़े की धुलाई कर सकते हैं। ढीली बनावट वाले कपड़े जल्दी खींचते हैं जबकि सघन बनावट वाले टिकाऊ होते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपने ढीली बनावट वाला कपड़ा है, अगर आप उसको रगड़ के या खींच के साफ करेंगे तो क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। लेकिन जो टाइट होता है उसको आप जैसे मर्जी धो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंग और अंतिम स्वरूप, गहरे रंग वाले वस्त्र जल्दी फीके पड़ते हैं, इसलिए उन्हें हल्की धूप में सुखाना चाहिए। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं रंग जो गहरा है तो उसको क्या करना भाई? उसको जो हल्की धूप देनी है, क्योंकि ज़्यादा धूप देंगे तो वो जो उसका कलर होता है वो उड़ जाता है। फिनिशिंग, जैसे नील स्टार्च प्रेस कपड़े की सुंदरता और जीवन काल बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हमेशा क्या करना भाई? नील लगाना, स्टार्च लगाना और प्रेस करना, तो इससे क्या होता है? कपड़ा लंबे समय तक चलता है और सुंदर भी दिखाई देता है। देखभाल संबंधी कुछ लेवल होते हैं, इनको आप जरूर याद रखना। ठीक है। जैसे इसमें देख रखा है ना, 89 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ठंडे जल का प्रयोग करें या मशीन तापमान ठंडे पर सेट करें, तो ये इसका बता रखा है भाई। ये अनुदेश है धुलाई कपड़े, जैसे जैसा कपड़ा होता है आप देखेंगे कपड़ों में कई बार चीज़ें दी भी होती हैं, पीछे देखेंगे ना आप लिखा होता है कि भाई किस कपड़े को कितने टेम्परेचर में देखना है, तो उसके हिसाब से ही जो है उसको धोना चाहिए, उसके टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 9 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 से 43 डिग्री, तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें या मशीन के तापमान को हल्के गर्म पर सेट करें। 150 फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो गर्म पानी का प्रयोग करें या मशीन का तापमान गर्म पर सेट करें, यानी देखना पड़ेगा भाई कपड़े की क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से ही तापमान को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा धोने के लिए कपड़े को। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए देखें, ए जो होता है सभी विलायकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी भाई कपड़े में देखेंगे ये निशान बने होते हैं जिससे हमें पता लगता है भाई कौन सा विलायक कपड़े पे यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। पी जो होता है तो उसमें केवल श्वेत, सिपरेट, क्लोरी और इथिनील से ड्राई क्लीन करें। पी अगर लिखा हुआ है तो ड्राई क्लीन करते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि ड्राई क्लीन से प्रति संवेदनशील है। ठीक है। ऐसा अगर निशान दिया, केवल श्वेत रिप्रिट का ही प्रयोग करें। और देखिए यहाँ पर अगर ऐसा निशान दिया हुआ है तो ड्राई क्लीनिंग ना करें। ठीक है। तो कपड़ों में सारे आप निशान देख सकते हैं और उसके हिसाब से हमें जो है कपड़े को मैनेज करना पड़ता है। धुलाई चक्र, तो नाजुक चक्र, दोलन का समय कम रखें तथा दोलन की गति धीमी रखें।
ठीक है। और कईयों में लिखा होता है भाई अलग से धोएं, एक समान रंगों में ना धोएं, नहीं तो उस पर कलर शेडिंग हो सकती है। उल्टा करके धोएं, गुनगुना रिस, ठंडा रिस, ठीक है। तो ये ना गुनगुना रिस का मतलब खंगालने के लिए गुनगुने जल का उपयोग करें, ठंडे रिस का मतलब है खंगालने के लिए ठंडे जल का प्रयोग करें। स्पिन ना करें, स्पिनर में वस्त्र को ना डालें यानी घुमाएं ना, ठीक है। निचोड़े नहीं, कई वस्त्रों पे लिखा होता है। हाथ से धुलाई, हाथ से मलने तथा दबाने की विधि से धोएं, तो ये भी चीजें होती हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं। मशीन की धुलाई, ठीक है, ये निशान होता है ना मशीन की धुलाई, मशीन में धुलाई की जा सकती है। सुखाना, और ट्रम्पल ड्राई होता है, यानी फ्रंट लोडिंग मशीन में सुखाया जा सकता है। कपड़े दक्षिण दिशा में स्पिन होते हैं, ठीक है, तो फ्रंट जो आपकी लोडिंग मशीन होती है। ऐसे डीप ड्राई होता है, थोड़े समय के लिए बिना पानी निचोड़े सुखाएं, ठीक है। लाइन ड्राई, तो ड्राई फ्लैट यानी समतल सतह पर ऊनी वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। तो ये सारे जो है कपड़े की संबंधित कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप कपड़े को धोते हैं, तो ठीक है। और प्रेस करने संबंधित जो है, ठीक है ना, तो इस्त्री का तापमान जो है 210 डिग्री सेल्सियस गर्म पर सेट करें, ठीक है। ये वाला जो 3 दे रखा है, 2 दे रखे हैं तो इस्त्री का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। और 1 दे रखा है तो इस्त्री का तापमान 120 डिग्री या उससे नीचे पर सेट करें, ठीक है। और ऐसा निशान बना हुआ है तो भाई इस्त्री का प्रयोग ही ना करें, ठीक है। और सीएल यानी क्लोरीन ब्लीच का निशान होता है, और इसमें अगर ऐसा निशान आता है तो भाई ब्लीच ना करें, ठीक है। तो ये सारे कपड़ों पे निशान होते हैं जिनका ख्याल रख के आपको कपड़े को सही से मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।